हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और आज है मकर संक्रांति। आज के दिन जो सन है वो सदर्न हेमिस्फीयर से निकलकर नदर्न हेमिस्फीयर में आने वाले हैं और हमारे इंडिया में दोबारा से समर सीजन का एक बार आगाज होगा। ओके, अब हीट जो है वो आना शुरू हो जाएगी नॉर्थ इंडिया में स्पेशली। अब गर्मी बढ़ने लगेगी। जो सर्दी का जो प्रकोप हम इतने दिनों से झेल रहे थे नॉर्थ इंडिया के लोग, अब थोड़े से हमें राहत मिलने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि आज है मकर संक्रांति। सो मकर संक्रांति, भोगी, पोंगल, इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। पैन इंडिया फेस्टिवल है, जिस भी नेम से आप उसे रिलेट करते हो, आपको हैप्पी मकर संक्रांति। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज क्लास ऑफ करंट अफेयर सीरीज। और आज हम कुछ आर्टिकल्स के साथ आए हैं जिनका सबसे पहले हम ओवरव्यू लेते हैं। ओके, द फर्स्ट आर्टिकल इज एससी क्वेश्चंस ईसी। ओके, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग दी एसआईआर। ओके, जो आप सभी ने देखा होगा एसआईआर का जो प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम जो वोटर लिस्ट है उसे रिवाइज करने का एक प्रोसेस दोबारा से किया जा रहा है ताकि नई वोटर लिस्ट आ सके। तो इस एसआईआर से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने, द हाईएस्ट द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उस सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जो कि एसआईआर से रिलेटेड है। यहां पर बेसिकली दो मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाया गया है। ठीक है, हम जानेंगे वो दो मुद्दे कौन से हैं। दूसरी न्यूज है 10 मिनट डिलीवरी से रिलेटेड। ओके, यहां पर ब्लिंकिट ने 10 मिनट डिलीवरी जो थी उसे बंद कर दिया है। ये चीज खबर तो आप तक पहुंच ही गई होगी सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन जो डिटेल्स है वो हम इस आर्टिकल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद पब्लिक सर्वेंट सैंक्शंस, जैसे कि आप सभी पब्लिक सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पब्लिक सर्विसेज से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है। कौन सा एक्ट है जो कि करप्शन को डील करता है, और उसमें अभी एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हम वो जानेंगे वो क्या होता है। देन वी कम हियर विद ईरानियन कॉन्ड्रम। ईरानियन कॉन्ड्रम की अगर हम बात करें तो फिलहाल ईरान में जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां की जनता प्रोटेस्ट कर रही है सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, और यहाँ पर यूएसए ने कहा है कि हम प्रोटेस्टर्स की मदद करेंगे। ठीक है, इसे हम जानेंगे। एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आया है जो हमने नहीं सोचा था। हम एआई के अभी तक इंपैक्ट देख रहे थे उसके पॉजिटिव फील्ड्स में। ठीक है, पॉजिटिव क्या एआई इंपैक्ट कर सकता है, या फिर हम नेगेटिव भी देख रहे थे तो उसे इकोनॉमी के टर्म्स में देख रहे थे कि एआई आएगा तो जॉब्स चली जाएंगी, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देगा। लेकिन यहां पर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है कि एआई का एनवायरमेंट पर, पर्यावरण पर क्या असर दिखने वाला है। वो यहां से देखा जाएगा कि जो पर्यावरण है उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या असर दिखने वाला है। लैंग्वेज ऑफ हार्मनी, लैंग्वेज ऑफ हार्मनी ये एक छोटा सा एडिटोरियल है, ठीक है, जो हम देखेंगे लैंग्वेज ऑफ हार्मनी से रिलेटेड। फिर इसके बाद हम देखेंगे आर्टेमिस 2 मिशन। ठीक है, ये नासा का मिशन है स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड। ठीक है, उसको हम देखेंगे। स्प्रेडिंग द डिजिटल बेड बियॉन्ड बेंगलुरु, ये हम अलग से एक वीडियो में कवर करने जा रहे हैं क्योंकि ये एक डिफरेंट आर्टिकल है और एक अपने आप में एक यूनिक आर्टिकल है, विच इज अ ब्लेंड ऑफ ऑल द जीएस पेपर। ये हमारे जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 चारों को कवर करने वाला एक आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल को हम होलिस्टिकली एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसके बाद कुकी और जो कम्युनिटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये कम्युनिटी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रीलिम्स में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कम्युनिटी ट्राइब्स को मैच करना कि पर्टिकुलर ट्राइब कहां पर मिलती है। ठीक है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है। इंटर डिपार्टमेंटल पैनल बना है डिजिटल अरेस्ट केसेस के लिए। अगर आपको याद हो, पिछली वीडियोस आपने देखी हो, तो डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए थे जिसमें हमने डिफरेंट तरह के साइबर क्राइम्स पढ़े थे। ठीक है, और यहां पर डिजिटल अरेस्ट के लिए सरकार ने इवेंचुअली एक फैसला लिया है और उसने एक कमिटी गठन करने की बात कही है। यहां पर इक्वालिटी इन सोसाइटी, ये सोसाइटी से रिलेटेड एक एस्पेक्ट, एक आर्टिकल रहेगा जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट का एक जो गाइडलाइंस आई हैं उनको देखेंगे। और फिर निपा वायरस अगेन इन द न्यूज, दोबारा से ये खबर में है। कल भी हमने निपा वायरस के बारे में पढ़ा था और आज फिर से हम इसे एक बार रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ टुडे। और ये आर्टिकल आप सभी एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एससी डिफर्स ऑन सैंक्शन टू ट्राई पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, चाहे वो सेंट्रल सर्विसेज में हो या स्टेट सर्विसेज में हो, आईएएस हो या पीसीएस हो, अगर वो करप्शन करते हैं
तो उनको इस करप्शन के केसेस में जो ट्राई होता है, सपोज अगर कोई पब्लिक सर्वेंट करप्शन करता है तो उसके खिलाफ जो केस चलेगा वो किस तरह से चलेगा वो हम इस आर्टिकल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले, द केस विल नॉट नाउ बी रेफर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू बी प्लेस्ड बिफोर will now be referred to the Chief Justice of India to be placed before a bench of 3 judges। बेसिकली यहां पर क्या हुआ है, अभी जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट में वो स्प्लिट, 2 जजेस की बेंच थी, इस जो भी सुनवाई चल रही थी उसमें 2 जज थे। एक जज ने इसके पक्ष में जो है फैसला सुनाया है और एक जज ने उसके विपक्ष में फैसला सुनाया है। तो यहां से 1-on-1 एक ड्रॉ जैसी सिचुएशन हो गई है, जैसे क्रिकेट मैच ड्रॉ हो जाते हैं वैसी ड्रॉ की सिचुएशन हो गई है। तो अब ये जो केस है, ये केस अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जाएगा और 3 जजेस की बेंच बैठेगी ताकि इस पे एक फाइनल डिसीजन, फाइनल वर्डिक्ट आ सके। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं क्या है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे डिलीवर्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन द लीगैलिटी ऑफ प्रोविजन इन द एंटी करप्शन लॉ व्हिच मैंडेट्स प्रायर सैंक्शन बिफोर प्रोसिक्यूटिंग पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है, कहानी क्या है अब समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट किसी भी तरह का करप्शन करता है, ठीक है, यहां पर है आपका एक सिविल सर्वेंट, ठीक है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, पीसीएस ऑफिसर हो, तो यहां पर अगर ये करप्शन करते हैं तो इनके लिए एक एक्ट बनाया गया है, एक अधिनियम है जिसके तहत इनके जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसकी सुनवाई होती है। ठीक है, अब वो एक्ट कौन सा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988 का। ठीक है, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक्ट को आपको याद रखना है, ईयर याद हो जाए एडिशनल पॉइंट है, लेकिन ईयर से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, इसके तहत करप्शन के मामले जो होते हैं सिविल सर्वेंट्स के लिए वो इस एक्ट के द्वारा जज किए जाते हैं कि किस तरह से उन्हें उनका ट्रायल होगा और किस तरह से उन पर कार्यवाही की जाएगी। अब ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार को रोकने वाला एक्ट। ठीक है, प्रिवेंशन का मतलब रोकना, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, वो एक्ट, वो अधिनियम जिससे हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे, करप्शन को रोकेंगे अपने सोसाइटी में, अपने सिस्टम में। ठीक है, इस एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 17A, 17A, सेक्शन 17A जो है इस एक्ट का, वो कहता है कि अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट आती है, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, कोई भी अधिकारी है, कोई भी ऑफिसर है, उस ऑफिसर के खिलाफ अगर कोई भी करप्शन की कंप्लेंट आती है, ठीक है, करप्शन का केस करना चाहते हैं आप, करप्शन की कंप्लेंट आती है यहां पर, ठीक है, किसी के द्वारा भी आ सकती है, करप्शन की कंप्लेंट आएगी और उस करप्शन की कंप्लेंट के बेसिस पर उस अधिकारी के खिलाफ अगर केस करना है, तो केस करने से पहले, सपोज आपको केस करना है, तो केस करने से पहले आपको सरकार की परमिशन लेनी होगी, प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। समझ में आया क्या बात हो रही है यहां से? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है भाई, 1988 में एक एक्ट आया जो कि करप्शन को रोकने के लिए आया था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब इस एक्ट में एक नियम था, सेक्शन 17A, 17A एक सेक्शन था जिसमें कहा गया था अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई भी केस चलाना है भ्रष्टाचार से रिलेटेड, अगर करप्शन से रिलेटेड किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ हमें केस चलाना है तो सबसे पहले हमें सरकार की परमिशन लेनी होगी। अब यहां पे क्या हो जाता है, अगर सरकार यहां पर बोल दे, अब सरकार के पास पावर है, सरकार अगर ये जो ऑफिसर है, ठीक है, ये ऑफिसर हो सकता है क्या हो यहां पर करप्ट हो, सच में भ्रष्टाचार कर रहा हो, और यहां से सरकार उसे बचा सकती है, सरकार बोलेगी नहीं आप ये केस जो है नहीं चला सकते इस पर्टिकुलर ऑफिसर के खिलाफ। ठीक है, कनेक्शंस हो सकते हैं, नेटवर्किंग हो सकती है, ये चीज तो किसी से नहीं छुपी है, हमारी मूवीज में बहुत अच्छे से इस चीज को डिपिक्ट भी किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, केस सरकार क्या कर सकती है, उसका बचाव कर सकती है पर्टिकुलर अधिकारी का, कि आप कोई भी उस अधिकारी के खिलाफ जो है केस नहीं चला सकते। लेकिन अब हुआ क्या यहां पर, सुप्रीम कोर्ट में 2 जज की बेंच थी, तो यहां पर स्प्लिट जजमेंट मिला। आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा थिक हो गया है, स्प्लिट जजमेंट मिलता है यहां से। ठीक है,
बोर्ड के साथ एक्सपेरिमेंट करने में थोड़ा अच्छा सा लगता है जब भी नए डिवाइसेस आते हैं, नए गैजेट्स आते हैं। ऐसा आप लोगों ने भी किया होगा कभी ना कभी, जब आप छोटे होंगे या अभी भी अगर आपके पास कोई नया फोन आता है, कोई नया गैजेट लॉन्च होता है, तो आप उसके फीचर्स को एक्सप्लोर करने में बड़ा अच्छा महसूस करते होंगे। स्पेशली द जेनजीज एंड सम मिलेनियल्स कैन रिलेट विद इट। ओके, सो जेनजीज और मिलेनियल्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है कोई भी गैजेट आना और उस गैजेट के फीचर्स को एक्सप्लोर करना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, स्प्लिट जजमेंट सुनाया गया है। स्प्लिट जजमेंट में क्या सुनाया गया है? एक जज ने सेक्शन 17 को सही ठहराया है और एक जज ने सेक्शन 17 ए को बोला है कि ये गलत है और इसे हटा देना चाहिए। ठीक है, स्प्लिट जजमेंट आया है, दो मुहा जजमेंट, दो मुखी जजमेंट आया है। एक जज ने कहा है 17 ए सेक्शन सही है, एक ने कहा है सेक्शन ए जो 17 ए है, सेक्शन 17 ए ये गलत है। अब जिन्होंने बोला है 17 ए गलत है, ठीक है, उन्होंने बोला है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या है? गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक है। ठीक है, यहां पर संविधान के खिलाफ है, ये हमारा जो संविधान है उस संविधान के खिलाफ ये सेक्शन 17 ए है। ठीक है, अब भाई क्यों संविधान के खिलाफ है उन्होंने बताया। यहां पर बोला गया कि ये जो करप्शन है, अगर कोई करप्शन करता है कोई भी अधिकारी, तो सरकार उसे बचा सकती है। गवर्नमेंट कैन प्रोटेक्ट अ करप्ट ऑफिसर, सरकार क्या कर सकती है, कोई भी भ्रष्ट अधिकारी हो उसको बचाव कर सकती है उस अधिकारी का। ठीक है, और इस तरह के मामले सामने आते भी हैं। ठीक है, कोई भी अधिकारी हो जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके खिलाफ कंप्लेंट लाना, सरकार यहां पर सेक्शन 17 ए का यूज करके उसको बचाव कर सकती है। वहीं पर दूसरे जो जज थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये सही है बिल्कुल आर्टिकल। अब यहां से क्या होगा, कभी कभी इन्होंने बोला ये जो सेक्शन 17 ए है इसे मिसयूज किया जाता है। ठीक है, कैन बी मिसयूज्ड। ठीक है, फेक केसेस आ सकते हैं यहां पर। इन्होंने बोला कि भाई अधिकारी ज्यादातर करप्ट नहीं होते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि करप्ट नहीं होंगे अधिकारी, फिर उनके खिलाफ फेक केसेस चलाए जाएंगे, इसका मिसयूज किया जाएगा, फेक केसेस चलाएंगे। यहां से क्या होगा, अगर ये 17 ए नहीं होगा, अगर ये 17 ए सेक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, जो पब्लिक सर्वेंट है, जो अधिकारी है, वो अपनी पूरी पावर के साथ काम नहीं करेगा, उसे एक खतरा लगा रहेगा, उसे एक डर महसूस रहेगा कि भाई मेरे खिलाफ तो कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है, कोई भी कंप्लेंट चला देगा, कोई फॉल्स कंप्लेंट कर देगा, कोई गलत केस कर देगा मेरे ऊपर। तो यहां पर क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट जो है, पब्लिक सर्वेंट्स जो अधिकारी हैं, विल नॉट वर्क फ्रीली, खुलकर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो फिर जो रूल बुक में लिखा है उसी को ही फॉलो करेंगे फिर अधिकारी। यहां पर जज का कहना है कि फिर अधिकारी उस एक पर्टिकुलर रूल बुक से बन जाएंगे, तो जो बुक में लिखा है वही फॉलो करेंगे, वो फिर वेलफेयर के लिए काम नहीं कर पाएंगे। जो सोसाइटी में कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारी जुडिशरी का ही एक एस्पेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है कि भाई हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि भाई हमें जस्टिस पहुंचाना है किसी को। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कोई अधिकारी होते हैं, सपोज एक कोई वृद्ध महिला है, अगर कोई वृद्ध महिला है उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उसे राशन की जरूरत है, उसे अपना राशन कार्ड बनवाना है, और वृद्ध महिला है और पुअर है, ठीक है, गरीब श्रेणी की महिला है और वृद्ध है, अब उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। ठीक है, अब यहां पर अधिकारी क्या करता है, अपनी पावर को यूज करके, उसे अगर लग रहा है ये केस जेन्युइन है, तो वो एक राशन कार्ड उस महिला के नाम पे इशू करवा सकता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। ये वेलफेयर इकोनॉमी और ये हमारे संविधान का पार्ट है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो डीपीएसपी है, वो कहते हैं कि स्टेट को वेलफेयर के हक में काम करना चाहिए, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। अल्टीमेटली हम एक वेलफेयर इकोनॉमी है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अगर वो अधिकारी सिर्फ रूल के हिसाब से चलेगा, तो फिर वो उस महिला से कहेगा कि आपके पास तो भाई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको राशन में नहीं मिल सकता। अब उससे क्या हो सकता है, उस महिला को राशन नहीं मिलेगा, प्राइवेट इतना पैसा नहीं है, संपन्न नहीं है महिला, तो वो किसी प्राइवेट शॉप से नहीं खरीद सकती, तो अल्टीमेटली मृत्यु हो सकती है उस महिला की। अब यहां पर हमने एक ह्यूमन का लॉस कर दिया। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि हम उस रूल बुक से बंध गए हैं। अब यहां पर अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाता है, तो पब्लिक सर्वेंट फ्रीली काम नहीं कर पाएंगे। अगर वो फ्रीली काम करते हैं तो उन पर फॉल्स केस, सपोज उस महिला के लिए एक राशन कार्ड बनाया, किसी ने फॉल्स कंप्लेंट कर दी कि भाई इन्होंने तो इस महिला से भ्रष्टाचार, बहुत सारा मतलब पैसा लिया है, इसके क्या बोलते हैं, इस महिला के पास कुछ गहने थे, वो गहने ले लिए हैं और उसके बदले इन्होंने राशन कार्ड दिया है। अब ये एक फॉल्स कंप्लेंट है। अब उस फॉल्स कंप्लेंट से बचाने के लिए अधिकारियों को
ये सेक्शन 17A बहुत काम का है, ऐसा कहना है यहाँ पर जो जज हैं उनका। ठीक है, तो इसके आगे क्या बात करी गई है अभी इसी में देखें हम। दो तरह के पब्लिक सर्वेंट हैं, एक है सेंट्रल पब्लिक सर्वेंट और एक है स्टेट के पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, दोनों ही इसी एक्ट के द्वारा जज किए जाते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है, कहा गया है, सॉल्यूशन बताया गया है, अभी ये फिक्स नहीं है, ये जाएगा अभी 3 जज बेंच के पास, तब फैसला सामने आएगा। अब यहां पर कहा यह है कि प्रायर आप गवर्नमेंट को हटा दीजिए, कि प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट जो चाहिए उसे हटा दीजिए। यहां पर आप मान लीजिए कि प्रायर सैंक्शन हमें चाहिए लोकपाल का, और यहां पर चाहिए प्रायर सैंक्शन ऑफ लोकायुक्त। ठीक है भाई, ये लोकपाल और लोकायुक्त क्या है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। लोकपाल और लोकायुक्त क्या है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है भाई, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इनके कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। तो ये जो है, जो गलत है उसको गलत बोलेंगे, जो सही है उसको सही बोलेंगे, इनकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो सही होगी। तो यहां पर बोला है सरकार को हटाकर के प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट जो होता है उसको हटाकर प्रायर सैंक्शन ऑफ लोकपाल और प्रायर सैंक्शन ऑफ लोकायुक्त कर दिया जाए, ताकि इंडिपेंडेंट, एक ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे यहां पर। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त क्या है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है और एंटी करप्शन बॉडी है। ठीक है, एंटी करप्शन बॉडी, ये सब आपने देखा होगा, एंटी करप्शन बॉडी है। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त के लिए जब आप छोटे होंगे तब आपने सुना होगा कि अन्ना हजारे जी ने बहुत बड़ा अनशन किया था दिल्ली में लोकपाल बिल पास करने के लिए। ठीक है, वहीं से जो हमारे आज आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी हैं वो वहां से उभरे। ठीक है, कुमार विश्वास जी, किरण बेदी मैम, ये सब उस जो अनशन था उससे जुड़े थे। बहुत बड़े पैमाने पर यह अनशन हुआ था, और इससे ये चीज हुई थी कि ये जो लोकपाल है, एंटी करप्शन जो बॉडी है, इसका लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। ठीक है, ये था हमारा पहला आर्टिकल जिसमें हमने समझा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कहा है। ठीक है, अब ये जो पूरा मामला सेक्शन 17A के लिए, थ्रोइंग द बेबी आउट ऑफ विच द बाथ वाटर, ये आपको नहीं जानना है, आपको बेसिकली हाँ, ये फाइन बैलेंस नीडेड, कि हमें फाइन बैलेंस चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम जो फेक कंप्लेंट्स हैं उनको भी रोक सकें, और यहां पर अननेसेसरीली किसी करप्ट ऑफिसर को बचाया भी ना जा सके, इसके लिए एक फाइन बैलेंस चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अब ये जो पूरा मामला है ये जाएगा 3 जज बेंच के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसे देखेंगे और यहां से जो भी फैसला होगा उस पर सुनवाई आगे होगी, और जैसे ही इसमें कुछ अपडेट आएगा हम दोबारा से देखेंगे। अब इस चीज के आप नोट्स भी साथ के साथ बनाते रहिए। ठीक है, नोट्स में आपको क्या बनाना है, जो भी चीजें हमने कही, आपको सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर एक्ट का नाम याद रखना है कि कौन सा एक्ट था, एंटी करप्शन एक्ट था। ठीक है, उसमें कौन सा सेक्शन है, तो ये रहा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ये आप लिख लीजिए। उसमें लिख लीजिए सेक्शन 17A, सेक्शन 17A क्या कहता है, प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है, और वे फॉरवर्ड में आप लिख दीजिए कि हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, प्रायर सैंक्शन ऑफ लोकपाल या प्रायर सैंक्शन ऑफ लोकायुक्त, दोनों व्यूज अपने देकर, और बाकी अभी फाइनल जजमेंट जो होगा उस पर हम देखेंगे। ठीक है, समझेंगे इस चीज को किस तरह से ये चीज काम करती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वोटर रोल से रिलेटेड। ठीक है, वोटर रोल में जो भी डिलीशन हुए हैं, सिटीजनशिप से रिलेटेड। अब क्या न्यूज है, ये कंटेक्स्ट समझिए सबसे पहले क्या है। आप सभी ने अभी कुछ दिनों पहले एसआईआर के फॉर्म भरे होंगे। ठीक है, एसआईआर, आपके घर में एक बीएलओ साहब आए होंगे, उन बीएलओ जी ने आपको एक फॉर्म दिया होगा, उस फॉर्म में आपको अपने कुछ एपिक नंबर, अपने पेरेंट्स जो पिछले लोकसभा से जो चुनाव जिन्होंने वोट दिया था उनका एपिक नंबर और कहां वोट दिया था, इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन मांगी गई है। ठीक है, और फिर इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्टोरल ऑफिसर जो है, जो बीएलओ जी हैं, उन्होंने अपने जो भी उन्हें डिवाइस दिया गया होगा उसमें ऑनलाइन उन्होंने वो एप्लीकेशन फिल करी, और वहां से फिर कुछ लोगों का नाम हटा, कुछ लोगों का नाम जुड़ा उस लिस्ट में। ठीक है, अब यहां पर मुद्दा क्या बना हुआ है, मुद्दा यह बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, ईआरओ, ठीक है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स जो हैं, यहां पर इनको बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है इलेक्शन कमीशन से, सबसे पहले तो आप ये स्पेसिफाई कीजिए इनकी ड्यूटी क्या है भाई। ठीक है, क्या इनके पास अधिकार है, क्या इनके पास अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नागरिक का नाम इस लिस्ट में से हटा सकते हैं। ठीक है, क्या इनके पास ये अधिकार है, या ये अधिकार सरकार के पास होना चाहिए। बेसिकली होता क्या है आप समझेंगे, अभी तक क्या होता था हमारे देश में, हमारे देश का कोई भी सिटीजन है,
उसे सिटीजनशिप मिली हुई है, नागरिकता मिली हुई है हमारे देश में। इस नागरिकता के बेसिस पर हमारी एक इलेक्टोरल रोल तैयार होती थी, लिस्ट तैयार होती थी कि भाई कौन कौन लोग हैं जो वोट दे सकते हैं। जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, क्या कंडीशन थी, जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है और जो 18 साल से ऊपर का है, ठीक है, अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है और 18 साल से ऊपर का है तो उसका नाम इलेक्टोरल रोल में जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या होता था, अगर वो सिटीजनशिप है उसके पास तब उसका नाम इलेक्टोरल रोल में डाला जाएगा। लेकिन अब यहां हुआ क्या है, ठीक है, अब जो एसआईआर की प्रोसेस हो रही है इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें डिसाइड किया जा रहा है कि जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में है उसको सिटीजनशिप डिसाइड हो रही है और जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है वो सिटीजन नहीं है इंडिया का। ठीक है, अब यहां पर जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो गया है। प्रोसेस क्या हो गया, उल्टा हो गया है। पहले क्या होता था, अगर सिटीजन है, उसके पास नागरिकता है, सिटीजनशिप है, तो वो इलेक्टोरल रोल में उसका नाम ऐड कर दिया जाएगा। अब प्रोसेस उल्टा हो गया कि भाई इलेक्टोरल रोल में आपका नाम है तो आपको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा है कि क्या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को यह करने का अधिकार है, प्रोसेस को रिवर्स करने का। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया है वो कहा है कि भाई हाँ, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का काम ही यही है। ठीक है, काम ही यही है कि वो डिसाइड करना कि सच में कौन है या नहीं है। ठीक है, तो यहां से जो वाइस वर्सा जो प्रोसेस चुना जा रहा है, लिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ठीक जस्टिफाई करार किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक और कंसर्न शो किया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लगभग 6.5 करोड़ 6.5 करोड़ लोगों के नाम डिलीट हुए हैं एसआईआरपी। ठीक है, नेम्स ऑफ पीपल आर डिलीटेड इन द SIR प्रोसेस। ठीक है, लगभग 6.5 करोड़ लोगों के नाम कट चुके हैं SIR प्रोसेस के दौरान। अब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि अब ये बताइए कि ये जो 6.5 करोड़ लोगों के जिनके नाम डिलीट हुए हैं, 6.5 करोड़ लोगों का होगा क्या इन्हें देश से भगा दिया जाएगा, क्या देश निकाला किया जाएगा या कुछ और प्रोसीजर लिया जाएगा। ठीक है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया है कि ये जो 6.5 करोड़ लोगों के नाम आपने हटाए हैं, अब इनका होगा क्या होगा इनकी सिटीजनशिप का, क्या इन्हें निकाल दिया जाएगा या क्या होगा। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये इट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी कि क्या होगा। उन्होंने बोला कि हमारा जो काम था इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करना, ठीक है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ, वो हमने किया है यहां पर। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक बार देख लेते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया है। इज इट रिक्वायर्ड अंडर द स्कीम ऑफ सिटीजनशिप एक्ट दैट हिज ERO's फाइंडिंग बी रेफर्ड टू एन अप्रोप्रिएट डिसीजन। क्या ERO के जो द्वारा ये डिसाइड करना लाजमी है कि व्यक्ति का नाम सिटीजनशिप लिस्ट में, इलेक्टोरल रोल लिस्ट में होगा या नहीं होगा। कैन यू टेक अवे हिज a voter's right till a decision is taken by the central government। क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करने से पहले आप ही डिसाइड कर लेंगे कि कौन इलेक्टोरल रोल में होगा या नहीं होगा, ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और दो इसमें बात कही गई है। ठीक है, यहां पर आर्टिकल 326 की भी बात करी गई जिसमें बोला गया है कि एडल्ट को राइट है वोट करने का यहां पर इंडिया में, वो सिटीजन है। और जो हमने प्रोसेस समझा जिसे उल्टा किया जा रहा है, उल्टा तौर से फॉलो किया जा रहा है, उसके बेसिस पर ये पूरा जो था आर्टिकल वो हमने समझा। अब इससे जुड़ी हुई एक खबर यहां है, डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स टू स्टॉप 10 मिनट सर्विस आफ्टर अपील बाय लेबर मिनिस्टर। क्या हुआ है, जो हमारे यूनियन लेबर मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, ठीक है, मनसुख मांडविया जी ने यहां पर अपील करी है, एक तरह से अपील रेस करी है, जो भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, जोमेटो, ब्लिंकिट, स्विगी, ठीक है, ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमेटो, स्विगी, इनसे बोला है कि भाई ये आप जो 10 मिनट डिलीवरी करते हो इसे अपनी ब्रांडिंग में से हटा दीजिए। ठीक है, ये बंद कर दीजिए जो 10 मिनट डिलीवरी सर्विस है। क्यों 10 मिनट डिलीवरी सर्विसेज को बंद करने की बात करी गई है, यहां से समझेंगे। सपोज ये कस्टमर है, यहां पर एक कस्टमर है, यहां पर एक 10 मिनट डिलीवरी बॉय है, 10 मिनट डिलीवरी बॉय, गर्ल जो भी हो, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। अब क्या होता है, यहां से ऑर्डर गया, यहां से गया ऑर्डर कि भाई हमें पर्टिकुलर सामान चाहिए। अब यहां इस डिलीवरी पर्सन के पास एक प्रेशर है, क्या प्रेशर है
कि 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर इसको डिलीवरी पहुंच जानी चाहिए इसके घर तक, ये कस्टमर के द्वार तक 10 मिनट के अंदर अंदर सामान पहुंच जाना चाहिए, वरना ये कस्टमर के पास क्या अधिकार है, इनको रेटिंग नहीं देंगे, गलत रेटिंग दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा 10 मिनट के प्रेशर में क्या होता है, रोड एक्सीडेंट्स का ये शिकार हो सकते हैं। अब रोड एक्सीडेंट्स का ये शिकार होंगे तो भाई इन रोड एक्सीडेंट की जिम्मेदारी किसी की नहीं है, ना कस्टमर की है ना ऑर्गेनाइजेशन की है, ना कस्टमर उस चीज के पैसे देने वाला है ना ऑर्गेनाइजेशन उस चीज के पैसे देने वाली है, क्योंकि इनके पास तो इंश्योरेंस ही नहीं है और प्राइवेट इंश्योरेंस ये खरीद नहीं सकते। अगर ये प्राइवेट इंश्योरेंस खरीद सकते होते तो ये 10 मिनट डिलीवरी वाली जॉब कर ही क्यों रहे होते, क्योंकि उसमें वेजेस कम है। अल्टीमेटली आप और हमको पता है एज अ रियलिटी ऑफ द सोसाइटी की भाई ये रियलिटी है कि ये जो जॉब है गिग इकोनॉमी वाली जॉब है, इनको गिग के बेसिस पर पैसा दिया जाता है और वो पैसा बहुत कम है, जो हमने पिछले एडिटोरियल्स में भी दिया था, प्रॉपर वेजेस नहीं मिलती हैं। अब जब प्रॉपर वेजेस मिल रही होती तो वो इंश्योरेंस खरीद लेता, लेकिन प्रॉपर वेजेस ही नहीं है तो इंश्योरेंस कहां से खरीदे, ठीक है। तो ये एक डिलेमा है, एथिकल डिलेमा है, जो लेबर कोर्ट्स आए हैं उनमें भी इनको गिग वर्कर्स को, जो अभी हमने कुछ दिनों पहले लेबर कोड्स की बात करी थी, आपको याद हो, उन लेबर कोड्स में भी गिग वर्कर्स को उनका प्रॉपर अधिकार नहीं दिया है। अब यहां पर 31 दिसंबर को जब हम सब लोग नए साल की इंतजार कर रहे थे कि कब 2026 लगेगा, 2025 में ये सारे जो डिलीवरी पर्संस थे ये स्ट्राइक पर चले जाते हैं कि भाई हमें हमारे अधिकार दीजिए, ठीक है। लेबर कोड्स के खिलाफ ये पूरा मामला चलता है। अब यहां पर क्या हुआ कि अल्टीमेटली सरकार ने एक अच्छा स्टेप लिया, जो यूनियन लेबर मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला, अपील करी है कि ये जो गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपनी जो 10 मिनट डिलीवरी का जो ब्रांडिंग प्रमोशन करते हैं इसे बंद कर दिया जाए, ताकि जो गिग वर्कर्स हैं उनके राइट्स एंश्योर हो सके। और अल्टीमेटली ऐसा क्या है जो हमें 10 मिनट में अर्जेंटली चाहिए, हम आधा घंटा वेट नहीं कर सकते भाई। यू नो आप सभी इस देश में रहते हैं, यू नो द कंडीशन ऑफ द रोड्स, ठीक है, कंजेशन होता है, ट्रैफिक जैम मिल सकता है, बहुत सारे चीजें होती हैं। तो यहां पर ये 10 मिनट डिलीवरी का जो ब्रांडिंग प्रमोशन है वो हटा दिया जाए। तो अच्छी बात यह है कि इस अपील के चलते जो ब्लिंकिट कंपनी है, ब्लिंकिट कंपनी ने अपना जो टैगलाइन थी उसे चेंज कर दिया। अभी तक ब्लिंकिट कहती थी 10,000 प्लस प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड इन 10 मिनट्स, अब उन्होंने चेंज कर दिया 30,000 प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। अब ये कंपनी के पास कोई प्रेशर नहीं है, डिलीवरी पर्सन के पास कोई प्रेशर नहीं है कि 10 मिनट के अंदर अंदर ही डिलीवरी करनी है, ठीक है। अब वो बढ़कर आधा घंटा भी हो सकती है, इट विल डिपेंड, ठीक है। अभी ये सिर्फ ब्लिंकिट ने ये डिसीजन लिया है, अभी धीरे धीरे इसमें और डेवलपमेंट होगा, और जैसे डेवलपमेंट होगा तब हम समझेंगे क्या है। और यहां पर सिर्फ अभी ये अपील के बेसिस पे चल रहा है, इसमें कोई लीगल रिफॉर्म नहीं आया है, जरूरत है लीगल रिफॉर्म की, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है गिग इकोनॉमी से रिलेटेड तो आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं कि प्रॉपर एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क, एक कानूनन एक फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए जो कि गिग वर्कर्स की जो कंडीशन है उसे एंश्योर कर सके, ठीक है। ये थी पूरी कहानी गिग इकोनॉमी से रिलेटेड। नेक्स्ट इज ईरानियन कॉन्ट्रम की अगर हम बात करें, इंडिया, यूएस और ईरान के बारे में, ठीक है। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पूरी कहानी समझते हैं मैप्स के थ्रू। यहां पर 3 प्लेयर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक है ईरान, दूसरा प्लेयर है यूएसए और तीसरा प्लेयर है इंडिया। क्योंकि भाई हम एग्जाम की तैयारी करें तो हमें देखना है इंडिया पे क्या अफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। पहला प्लेयर है ईरान, दूसरा प्लेयर है यूएसए और तीसरा प्लेयर है इंडिया। अब कहानी है ईरान की, कहानी क्या है, ईरान की कहानी है। और वो कहानी क्या है, यहां पर कुछ दिनों से पॉलिटिकल प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। तनाव है, दंगे हो रहे हैं सड़कों पर, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के खिलाफ। क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के खिलाफ, तो इसके कुछ रीजंस हैं। रीजंस क्या है, सबसे पहले यहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए हैं, आर्थिक तंगी है। यहां पर जो रियाल है, जो करेंसी है, इसकी वैल्यू जो है वो ड्रॉप हो गई है। वैल्यू क्या हो गई है, वैल्यू गिर गई है, ठीक है। रियाल की करेंसी ड्रॉप हो गई है। अब यहां पर रियाल की करेंसी ड्रॉप होने की वजह से क्या है, यहां के जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी लोग हैं यहाँ के, जिन्हें बाजारीज कहा जाता है, बाजारीज, ईरान में बाजारीज जो लोग हैं उनको, वो अब इस प्रोटेस्ट में आ गए हैं। इनको काफी दिक्कत महसूस करनी पड़ रही है, आर्थिक तंगी चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, इसलिए ये ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ट्रेडर्स के साथ जुड़ चुकी है यहाँ की जनता, यूथ जुड़ चुकी है। यूथ क्यों जुड़ी है भाई,
यहां पर है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, भर के बेरोजगारी है। बेरोजगारी से रिलेटेड जो आज का युवा पीढ़ी है वो बहुत त्रस्त है, ठीक है, रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार की समस्या है, यूथ भी सड़कों पे आ गया है। तो अब यूथ एनर्जी भी मिल गई, प्लस ट्रेडर्स का सपोर्ट भी है, तो दोनों मिलकर बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा खासा प्रोटेस्ट जो है वो इस वक्त ईरान में चल रहा है। अब यहां पर क्या हुआ, दूसरे प्लेयर की एंट्री होती है, ठीक है। दूसरा प्लेयर कौन है हमारा, यूएसए। यूएसए की एंट्री होती है, यूएसए प्लस इजराइल। यूएसए और इजराइल क्या बोलते हैं, इनके द्वारा एक बयान आता है कि हम भाई सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, और प्रोटेस्टर्स को हम सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम इनको सपोर्ट करेंगे, इनको मदद करेंगे कि ये जो यूथ और जो ट्रेडर्स हैं ये जो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छा है, प्रोटेस्ट होना चाहिए भाई, इन लोगों का अधिकार है प्रोटेस्ट करना। अगर देश जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से, आर्थिक तंगी से और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, तो यहां पर इनका अधिकार है, ठीक है। अब ये किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, साइबर अटैक्स कर सकते हैं सरकार के खिलाफ, सैंक्शंस लगा सकते हैं, मिलिट्री एक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी ये चीज नहीं आई है कि क्या एक्शन होगा, लेकिन ये ऑप्शन है इनके पास। साइबर अटैक किया जा सकता है, सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, मिलिट्री एक्शन लिया जा सकता है ईरान के खिलाफ यूएसए और इजराइल के द्वारा, ठीक है। यहां पर दूसरे प्लेयर है। अब यहां पर जो तीसरा प्लेयर है दैट इज इंडिया, क्या अफेक्ट पड़ेगा। हमने कुछ दिनों पहले इंडिया और ईरान के रिलेशंस पढ़े थे, आप सभी को याद होंगे, ठीक है। नहीं याद है तो प्लीज रिकॉल कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और 10 सेकंड के लिए और रिकॉल कीजिए कि इंडिया और ईरान के रिलेशंस हमने क्या पढ़े थे, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि ईरान और इंडिया के रिलेशन काफी बहुत पुराने हैं। आर्यन ट्राइब से हमने कनेक्ट किया था, किस तरह से ट्राइब का एक पार्ट जो है ईरानियन प्लेट्यू पे सेटल अप हो जाता है और किस तरह से दूसरा भाग जो है इंडस और गंगा के बीच वाले फर्टाइल प्लेन्स में, मैदानी इलाकों में जाके सेटल अप हो जाता है। और एनर्जी के लिए इंडिया डिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिया डिपेंडेंट है एनर्जी से रिलेटेड। तो हम इसमें देखें, अगर इसी चीज को कंटिन्यू करें तो इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है ये हमें देखना है, पड़ सकता है, ठीक है। यहां पर सबसे पहला है हमारा चाबहार पोर्ट, कि भाई हमने चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ईरान में, अगर अटैक हो जाता है ईरान के ऊपर यूएसए के द्वारा तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी अफेक्ट होगा। अब इस चाबहार से हम क्या कर रहे थे, हम अफगान तक पहुंच रहे थे, अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी रुक जाएगी हमारी, ठीक है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर था, रशिया तक नहीं पहुंच पाएंगे हम, सेंट्रल एशिया तक नहीं पहुंच पाएंगे हम, ठीक है। इससे हमारी ट्रेड पे फर्क पड़ेगा, किस पे फर्क पड़ेगा, हमारे व्यापार पे फर्क पड़ेगा, ट्रेड हमारा नीचे जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, चाबहार पोर्ट पे नुकसान मिलेगा तो इतनी सारी चीजें होंगी, हम अफगानिस्तान नहीं पहुंच पाएंगे, रशिया नहीं पहुंच पाएंगे, सेंट्रल एशिया तक नहीं जा पाएंगे, ट्रेड हमारा गिरने लगेगा, हमारे इन्वेस्टमेंट जो है वो खतरे में आएंगे। इसके अलावा और क्या होगा, इंडियन डायस्पोरा, सबसे ज्यादा इंडियन डायस्पोरा, बहुत सारे लोग हैं जो गल्फ कंट्रीज में हैं, ठीक है, वो फंस जाएंगे। तो इंडिया अगेन, जो इंडिया के डायस्पोरा है, रेमिटांसेस पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, रेमिटांसेस पे फर्क पड़ेगा, इंडियन डायस्पोरा पे फर्क पड़ेगा, एनर्जी सिक्योरिटी पे फर्क पड़ेगा, एनर्जी सिक्योरिटी पे फर्क पड़ेगा। इस तरह की जो चीजें हैं ये फर्क इन चीजों पे पड़ सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का अगर हम माने तो एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा गया है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा जो ईरान के साथ प्रेजेंट डे में जो व्यापार होता है, जो भी ट्रेड होता है, वो इतनी अच्छी क्वांटिटी में नहीं है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में होता है। और ये अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आगे आने वाली खबरों में हम देखेंगे कि किस तरह से अगर असर पड़ता है तो वो विजिबल हो जाएगा, तो अब हम स्टडी करेंगे, लेकिन हमने यहां से इन चीजों को देख लिया। अब यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज, ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज जो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि भाई ईरान को से लगने वाले, बाउंड्री शेयर करने वाले, बाउंड्री साझा करने वाले कौन कौन से देश हैं, ठीक है। एक निमानिक के साथ इन्हें सीखेंगे। तो यहां से आप एक निमानिक बना लीजिए, TAPIA, टाटा पिया, ठीक है, टाटा पिया एक निमोनिक हो गया। अब यहां से देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। टी स्टैंड्स फॉर टर्की, टी से है आपका टर्की या तुर्की है, ए से है अर्मेनिया, अगेन टी आ गया, यहां से क्या है तुर्कमेनिस्तान, टर्की, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, दोबारा ए आ गया अजरबैजान,
अजरबैजान। पी स्टैंड्स फॉर, सोचिए क्या होगा पी के, कौन सा कंट्री लगता है? पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। आई, इराक। अब बच्चा लास्ट ए, सोचिए क्या होगा ए से, थोड़ा दिमाग चलाइए अपना। ऑब्वियसली अफगानिस्तान, ठीक है, यहां से होगा अफगानिस्तान। अभी तो पढ़ा हम लोगों ने, पीछे पूरा एनालिसिस देखा, हम अफगानिस्तान तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो आपको दिमाग लगाना चाहिए, अफगानिस्तान होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूमैनिक है, ईरान को याद, ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज को याद रखना, टाटा पिया, TATA PIA, TATA PIA, टाटा पिया, ठीक है। टी फॉर टर्की, ए फॉर अर्मेनिया, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अजरबैजान, पी फॉर पाकिस्तान, आई फॉर इराक, ए फॉर अफगानिस्तान। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज, इससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो ये था इस आर्टिकल में, जो ये वाला आर्टिकल था, हमने पूरा केस पढ़ा, एडिटोरियल में यही सारी चीजें दी हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एनवायरमेंट पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया है, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फर्क पड़ रहा है वो हमने देखा, किस पर फर्क पड़ रहा है, या तो ऑटोमेशन हो जाएगा, हर चीज मशीन्स करेंगी, रोबोट्स करेंगी, और जिससे अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों का रोजगार चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक नया मोड़ लाया गया है सामने, कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये पर्यावरण पे क्या इंपैक्ट डालने वाला है, पर्यावरण पे इसका क्या अफेक्ट पड़ने वाला है, ऐसा यहां पर इस चीज को कहा गया है, ठीक है। तो इसे समझते हैं कि क्या है पूरी कहानी। तो कहानी की शुरुआत हुई है यहां पर OECD से, OECD, OECD ने अपना एक वर्किंग पेपर रिलीज किया है, OECD ने अपना एक वर्किंग पेपर रिलीज किया है, ये रिपोर्ट आई है OECD की तरफ से, ठीक है। OECD की तरफ से रिपोर्ट आई है, यहां पर इस रिपोर्ट का जो टॉपिक है वो है मेजरिंग, कि हमने भाई गिना है, देखा है, द एनवायरमेंटल इंपैक्ट, कि जो पर्यावरण पे इंपैक्ट पड़ रहा है वो क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या फर्क पड़ रहा है? कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है। ये रिपोर्ट पब्लिश हुई। अब इस रिपोर्ट में क्या मिला वो जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर बताया गया कि जो ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट है, ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट, वो भाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कि आईसीटी के द्वारा जो एमिशन हो रहा है, आईसीटी के द्वारा जो एमिशन हो रहा है, 2% ग्रीन हाउस गैसेज इससे निकल रही हैं, 2% जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो इससे निकल रही हैं, ठीक है। यहां पर ये बात सामने आई है। ये समझ में आया आपको? OECD का एक वर्किंग पेपर आया है जिसने हमें एक नया एस्पेक्ट दिया है, एक नई सोचने की दिशा दी है, कि हम ये भी सोचें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कितना कार्बन फुटप्रिंट जनरेट हो रहा है, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन कितना हो रहा है। तो उन्होंने बताया नॉर्मल कंप्यूटर से, गूगल सर्च से हम जितना करते हैं उससे कई गुना ज्यादा जो फुटप्रिंट है, कार्बन उत्सर्जन है, वो एक चैट जीपीटी के सर्च से हो जाता है, ठीक है। अब इससे हमें सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आएगा वो OECD से आ सकता है कि OECD क्या है। तो OECD हम समझेंगे, OECD का हेडक्वार्टर कहां पर है। OECD का हेडक्वार्टर आप जाने याद रखेंगे, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ये OECD की फुल फॉर्म, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, कि ये एक कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जो क्या करेगा, जो आर्थिक कोऑपरेट करेगा, आर्थिक तौर से अपने आप में कोऑपरेशन करेगा और डेवलपमेंट की बात करेगा। हम यहाँ पर विकास की जो है बात करेंगे, यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करेंगे। अब सवाल ये उठता है, क्या इंडिया इसका मेंबर है? इंडिया इज नॉट अ फुल मेंबर, इंडिया फुल मेंबर नहीं है इसका, याद रखेंगे। लेकिन इंडिया एक की पार्टनर है, की पार्टनर है सिंस 2007 से इंडिया इनका एक प्रमुख पार्टनर है, ठीक है, प्रमुख पार्टनर है, लेकिन फुल मेंबरशिप इंडिया को नहीं मिली है। अब ये OECD की जो कंट्रीज होती हैं, इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, आपको नाम याद नहीं रखने हैं इनके कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आएंगी, ठीक है।
यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं यहाँ पर 40 के लगभग कुछ कंट्रीज हैं, सबके नाम याद वैसे भी नहीं कर सकते, वो 40 के करीबन कंट्रीज क्या करती हैं, आपस में मिलती हैं और डिसाइड करती हैं ग्लोबल इकोनॉमिक अफेयर्स की हमें कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, कैसे हम जो है डेवलपमेंट में क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये ओईसीडी का काम है। ठीक है, अब इसके बाद देखें यहाँ पर यूएनईपी, कुछ आंकड़े सामने आए हैं। तो यूएनईपी आप सभी जानते होंगे। अब ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना ही है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये बताइए यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है और कब बना था ये। ठीक है, यूएनईपी की फुल फॉर्म ही बता दीजिए सिर्फ इतना। ठीक है, यूएनईपी ने क्या पाया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLM। आप सभी हमने पिछली क्लास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी पढ़ा था, हमने पूरा ग्राफ से देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है उसमें एक प्रोग्रामिंग मॉडल्स होते हैं। मतलब हमें जो सपोज मैंने चैट जीपीटी बनाया, अब वो चैट जीपीटी बनाया तो मैंने पहले चैट जीपीटी को सिखाया कि सोचना कैसे है, सर्च कैसे करना है, तो यही होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, इन मॉडल को जब ट्रेनिंग दी जाती है, सपोज चैट जीपीटी की जब ट्रेनिंग हो रही होगी, तब क्या हुआ होगा, इसमें से 300,000 kg, कितना बड़ा अमाउंट है, ठीक है, इतना कार्बन उत्सर्जन हुआ, इतना कार्बन उत्सर्जन हुआ। चैट जीपीटी बना होगा तब भी इतना हुआ होगा, कोई भी नॉर्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो बनता है तब भी इतना ही उत्सर्जन होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरे लाइफ साइकिल में। ठीक है, इसके अलावा लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, पूरे आर्टिफिशियल लाइफ साइकिल की साइकिल जो होती है, इससे वाटर को खतरा है, वाटर सिक्योरिटी थ्रेट है हमें, कि बहुत सारा पानी जो है वो इसमें जाता है, पानी जो है वो खतरे में है। वैसे ही पानी कम है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लाइफ साइकिल है उससे पूरे वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है, यहां पर इसके बाद इसी आर्टिकल में कहा गया है यूनेस्को, इसका सॉल्यूशन दिया है यूनेस्को ने। ठीक है, ये सॉल्यूशन की बात, हमने प्रॉब्लम पढ़ ली, क्या क्या प्रॉब्लम है, अब यूनेस्को ने कुछ सॉल्यूशन दिया है। यूनेस्को ने दिया है रिकमेंडेशंस, कुछ सलाह है, नॉन बाइंडिंग है। ठीक है, ऑन एथिक्स ऑफ एआई, ऑन द एथिक्स ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम एथिक्स के क्या कंसर्न है जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बताए हैं और इन्होंने बताया कि किस तरह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोक सकते हैं। यहां पर बोला गया है कि जो इंडिया का एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है, इंडिया का एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है, अभी तक क्या होता है यहाँ पर, ये 2006 में आया था। ठीक है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट 2006 में आया था। यहाँ पर EIA, अगर हम कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लाते हैं जो कि पर्यावरण को हार्म कर रहा है या पर्यावरण पर उसका प्रभाव पड़ सकता है, तो EIA से परमिशन लेना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि EIA से परमिशन, ये अब इसमें AI मॉडल्स को भी शामिल कर देना चाहिए, कि ये जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो होता है ये AI का भी होना चाहिए, तब हम पता लगा पाएंगे कि जो मॉडल बन रहा है ये पर्यावरण को कितना खतरा पहुंचा रहा है, विशेषकर भारत में। ठीक है, भारत में क्या क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करी गई है कि जो टेक कंपनीज हैं जो इनको बना रही हैं, वो थिंक टैंक्स, मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग विचार विमर्श करते हैं, ठीक है, एनजीओस, इनका आपस में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, पर्यावरण के ऊपर जो हार्मफुल प्रभाव पड़ रहे हैं, उनसे हम बच सकें। तो ये जो पूरा ये जो बनाया है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप इसे एज इट इज मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज इट इज मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां से ये चीज समझ में आई, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ हार्मनी की अगर हम बात करें, तो लैंग्वेज ऑफ हार्मनी नाम से एक आर्टिकल है, ये बात करता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में। ठीक है, हुआ क्या है, मलयालम लैंग्वेज बिल 2025, केरला सरकार एक बिल लेकर आई है, मलयालम लैंग्वेज बिल 2025, ये केरला की असेंबली में लाया गया है। ठीक है, और यहां पर कर्नाटक ने इसका ऑपोजिशन किया है। अब क्या हुआ है, केरला ने कहा है ये जो मलयालम लैंग्वेज है हम इसे कंपलसरी करेंगे। ठीक है, जो मलयालम लैंग्वेज है इसे हम कंपलसरी करने की बात करी गई है यहाँ पर स्टेट में। लेकिन यहाँ पर जो तमिल और कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने बोला कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो बाकी स्टेट से आए हैं, आप उनकी जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है उसका ख्याल क्यों नहीं रख रहे हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो गैर संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में हमारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की सुरक्षा की बात करी गई है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। ठीक है,
यहां पर बात करी गई है। लेकिन सरकार का कहना है, केरला सरकार ने ये कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हमने इसे कंपलसरी किया है, लेकिन इसमें बहुत सारी छूट दी गई है। जैसे कि स्टूडेंट्स को छूट मिली है, जो 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं, हायर सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कंपलसरी नहीं है कि ये जो एग्जाम है वो एग्जाम उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में दिया जाए। अब यहाँ पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड ये आया है। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले स्टेट का आर्टिकल है तो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो इस आर्टिकल में कहा गया है इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, यहां पर कहा गया है कि भाई आपको इस तरह के जो डिसीजंस हैं, जो टसल चल रही है, जो विरोध चल रहा है, जो भी आप बिल आया है, इसमें आपको सबसे पहले इंटर स्टेट काउंसिल की हेल्प लेनी चाहिए, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, जो क्या है, हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और कौन सा आर्टिकल है इसका? आर्टिकल है हमारा 263। 263 आर्टिकल है। इसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके चेयरपर्सन होते हैं। आर्टिकल 263 होता है इंटर स्टेट काउंसिल। तो इंटर स्टेट काउंसिल से आपको मदद मांगनी चाहिए और इस इशू को सॉल्व करना चाहिए। और ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है कैसे बना था? ये सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस पे बना था। सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशंस, उस सरकारिया कमेटी की रिकमेंडेशंस पर ये जो है इंटर स्टेट काउंसिल बनाया गया था। यहां से आपको ये चीज याद रखनी है, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है मेंस में। इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट, दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई विवाद हो रहा है तो वो सुलझाने के लिए आर्टिकल 263 में आता है। पीएम जो है इसके चेयरपर्सन होते हैं। सरकारिया कमेटी की रिकमेंडेशंस पर ये गठित हुआ था। ठीक है, यहां से ये चीज आपको याद रखनी है। आगे चले, कुकीजो ग्रुप, कुकीजो ग्रुप्स अग्री टू ज्वाइन मणिपुर गवर्नमेंट। ठीक है, यहां पर आपको सिंपल सा एक फैक्ट है वो याद रखना है। क्या फैक्ट है भाई? कुकी और जो ट्राइब्स जो हैं, कमिटीज जो हैं, ये कहां, किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो आपको याद रखना है मणिपुर। ठीक है, कहां से बिलोंग करती है? मणिपुर। ये बेसिकली कभी कभी यूपीएससी क्या करता है, पेयरिंग वाले क्वेश्चन दे देता है। आर्ट एंड कल्चर का पार्ट भी हो सकता है, किसी भी चीज का पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहां से कुकीजो ट्राइब मणिपुर में, मणिपुर की ट्राइब है, यहां से आपको ये चीज याद रखनी है। प्लीज इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद निपा वायरस। निपा वायरस कल भी हमने पढ़ा था, याद है? प्लीज रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, वही चीज हम दोबारा रिवाइज करने वाले हैं। निपा वायरस याद रखेंगे। ये जो नीपा वायरस है ये एक इन्फेक्शन है और जो वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, बंगाल, वेस्ट बंगाल में इसके जो कंडीशन जो मिली है वो क्रिटिकल कंडीशन मिली है 2 पेशेंट्स में। नीपा वायरस जो है, सबसे पहले आप पॉइंट था हमारा, ये क्या है? जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज मतलब एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है और फिर ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। तो जैसे कोरोना वायरस था, तो ये जूनोटिक डिजीज है। ठीक है, इसके बाद स्पेशली बैट बॉर्न, चमगादड़ से होता है। स्पेशली चमगादड़ से होता है, बैट बॉर्न है। इसका वायरस जो है आरएनए वायरस है। कौन सा वायरस है? आरएनए वायरस, जिसका एक स्पेशल नाम भी था, हेनिपा वायरस। याद है? हेनिपा वायरस याद नहीं है तो दिक्कत की बात है। जो चीजें कल ही पढ़ी हैं वो चीज भी याद नहीं है तो रिवीजन में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। प्रॉपर रिवीजन करना है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, अगर कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो उसे सोने से पहले रिवाइज कीजिए, तभी आप उस चीज को अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। या फिर सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले वो चीज रिवाइज कीजिए जो कल पढ़ी थी। ये छोटे छोटे पॉइंटर्स होते हैं, यही छोटे छोटे पॉइंटर्स एग्जाम में सिली मिस्टेक बन जाती हैं कि भाई पढ़ा तो था हमने, क्या था याद नहीं आ रहा। यही सिली मिस्टेक हो जाती है एग्जामिनेशन में, फिर रिग्रेट होगा इन चीजों का। तो उस रिग्रेट से अच्छा है कि इन्हें प्रॉपरली रिवाइज कर लिया जाए। ये चीजें, ये फैक्ट्स तो आपके टिप्स पे होनी चाहिए, उंगलियों पर होनी चाहिए कि हाँ भाई निपा वायरस आए तो ये 3 पॉइंट हमें याद है अच्छे से। ठीक है, इनसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 2 आर्टिकल से। नाउ मूविंग अहेड, इक्वालिटी इन सोसाइटी। सोसाइटी से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है। ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड एक आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, इक्वालिटी। हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो इक्वालिटी की बात करता है? प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, बिकॉज ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, दिस आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है जो इक्वालिटी की बात कर रहा है? अब समाज में समानता की बात करी गई है, हैज टू स्टार्ट इन स्कूल
ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो हम समानता का जो अधिकार है या समानता की जो हम बात करते हैं, सदियों से ये समानता चली आ रही है, ठीक है, पूरे विश्व का एक मुद्दा है समानता, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, ठीक है, फ्रेटर्निटी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये जो समानता है ये हमें स्कूल से सिखानी चाहिए, तभी हमारा जो समाज है वो इक्वालिटी की भाषा ढंग से सीख पाएगा। क्यों, क्या होता है, बच्चे बचपन से ही असमानता सीखना शुरू कर देते हैं। बच्चे ही जब होते हैं, सपोज कोई एक संपन्न परिवार का बच्चा है, वो कहीं ना कहीं इन चीजों को देखेगा कि भाई ये जो गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाले बच्चे ये पुअर होते हैं, हमें इनके साथ नहीं बैठना है, या हमारे यहाँ जो अंकल दूध देने आते हैं इनके ये हमसे समाज में नीचे हैं, इनके साथ हमें ढंग से नहीं व्यवहार करना है। ये बच्चे कहीं ना कहीं, और इस तरह से बच्चों के अंदर क्या होता है, ये इनइक्वालिटी बैठ जाती है बचपन से कि हाँ हम ऊपर हैं और कोई हमसे नीचे है, ठीक है, हैव नॉट्स हैव वाली स्थिति यहां से बन जाती है। बच्चों के मन में ये चीज आ जाती है, और कहीं ना कहीं जो लोअर स्ट्रेटा, समाज के निचले स्तर के जो बालक हैं, बच्चे हैं, जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाई है, जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, वो देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर बच्चा जो है वो वहां जा रहा है, किसी प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, रील्स चल रही हैं, ठीक है, लोग मॉल्स में जा रहे हैं, तो वो लोग समझ जाते हैं कि भाई हम समाज में निचली श्रेणी में आते हैं और कोई हमसे ऊपर आता है। अब वहीं ये बात करी गई है कि जो इक्वालिटी है इसे हमें स्कूल से शुरू करना होगा। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, द स्टैट्यूटरी डिजाइन ऑफ द आरटीई एक्ट, किस एक्ट की बात करी जा रही है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन की बात करी जा रही है। और यहां पर बोला गया है दिस इज नॉर्मेटिवली एम्बिशियस, इट एनविसेजेस एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। यहां पर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो राइट टू एजुकेशन है ये ऑल चिल्ड्रन की बात करता है, सभी चिल्ड्रन। यहां पर ये नहीं लिखा है पुअर चिल्ड्रन और रिच चिल्ड्रन, यहां पर ऑल चिल्ड्रन की बात करी गई है, ठीक है। ऑल चिल्ड्रन है सभी क्लास के, सभी कास्ट के, सभी जेंडर के, सभी इकोनॉमिक पोजीशंस के, उन्हें इंस्टीट्यूशन में बराबर होना चाहिए, ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक क्लास में जो अमीर घर का बच्चा है उसको एक रिक्शा चालक, एक ड्राइवर या एक वेंडर के बच्चे से कंधा मिलाकर बैठना होगा, तभी समाज में इक्वालिटी आएगी, समानता आएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। तो यहां पर किस बेसिस पर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन का हवाला देते हुए कहा है कि यहां पर तब जब तक एक रिक्शा चालक या वेंडर के बच्चे के साथ एक रिच क्लास का बच्चा कंधे से कंधा मिलाकर नहीं बैठेगा सेम बेंच पर, तब तक इक्वालिटी एंश्योर नहीं हो सकती हमारी सोसाइटी में। क्योंकि हमने कल भी इस चीज को पढ़ा था, अगर हमें विकसित भारत बनाना है, ठीक है, विकसित भारत का जो एम है, हमारा जो गोल है, वो हमें 2047 तक अचीव करना है। अब वो गोल अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें बच्चों में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करना है। अब आप सोचिए, इस चीज को कनेक्ट कीजिए कि अगर जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, अगर हम बच्चों को इनइक्वालिटी सिखा रहे हैं, चाहे हम डायरेक्टली सिखाएं चाहे इनडायरेक्टली सिखाएं, ठीक है, बच्चे सीख तो रहे हैं ना इनइक्वालिटी करना, भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, ठीक है, घर में ही वो ये डिस्क्रिमिनेशन अपने पेरेंट्स के द्वारा, अपने जो एल्डर्स हैं घर में उनके द्वारा सीख जाते हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेशन तो नॉर्मल है, बचपन से सीख जाएगा बच्चा कि डिस्क्रिमिनेशन तो नॉर्मल है, ठीक है। अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन सीख रहा है, तो इससे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जो विकसित भारत का जो एम है उसमें इनइक्वालिटी नहीं होगी। और हमने कल ही पढ़ा है कि जेंडर इक्वालिटी, कास्ट इनइक्वालिटी, सबको हमें एलिमिनेट करना है। और ऐसा ही हमारे फोर फादर्स, जो हमारे संविधान के रचयिता हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, गांधी जी, सभी ने ये इस चीज का एनविसेज किया था, नेहरू जी हो या जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो और पूरे नेशनल मूवमेंट के लीडर्स थे, सभी का यही मानना था कि हमें ये असमानता जो है हमारे देश में, इसे हटाना है, इसे खत्म करना है। अब इस असमानता को हटाना है, इसी के लिए आर्टिकल 21A भी लेकर आया था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आया था, ठीक है, स्टैट्यूटरी मैंडेट भी मिल गया था इसे 2009 के एक्ट से। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस नरसिम्हा ने ये चीज कही है कि हमें आरटीआई का इस तरह से पालन करना है कि हमें इक्वालिटी बच्चों के मन में लानी है, ठीक है। तो ये आप इंडियन सोसाइटी में लिख सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है, इक्वालिटी इस तरह से आ सकती है, वे फॉरवर्ड भी हो सकता है, और एक सुप्रीम कोर्ट की बैकिंग है, तो यहां से इस चीज को समझना बहुत इजी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल पैनल, ठीक है। किस चीज की बात हो रही है यहां पर? इंटर डिपार्टमेंटल पैनल की बात हो रही है, फॉर्म टू कॉम्बैट डिजिटल अरेस्ट। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ सालों से, लगभग 1-2 साल से डिजिटल अरेस्ट के केसेस जो हैं वो हमारे समाज में बहुत बढ़ गए हैं। और हमने पिछली क्लासेस में, इनिशियल क्लासेस में जब हमने स्टार्ट किया तब हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ही डिजिटल अरेस्ट पे कंसर्न शो किया था। अब इसी कंसर्न को लेकर जो है सरकार ने कुछ फैसला लिया है, ठीक है, सरकार ने कुछ फैसला लिया है। यहां पर इस चीज को देखते हुए इंटर डिपार्टमेंटल पैनल बनाया जाएगा, ठीक है,
इंटर डिपार्टमेंटल पैनल। इंटर डिपार्टमेंटल पैनल बनाया जाएगा, ठीक है, टू कॉम्बैट डिजिटल अरेस्ट, ताकि ये जो डिजिटल अरेस्ट के केसेस हैं इससे हम लड़ सकें, ठीक है। IDP, अभी ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं आई है, बस इतना बताया है, इसे एक स्पेशल सेक्रेटरी हेड करेंगे, हेड बाय स्पेशल सेक्रेटरी, एक स्पेशल सेक्रेटरी होंगे जो इस इंटर डिपार्टमेंटल पैनल को हेड करेंगे। इसमें अगर आप और पढ़ें, ठीक है, स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी के, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पार्ट होंगे, वो इसे हेड करेंगे। यहाँ पर IMD जो IDP जो बन रहा है ये, ठीक है, यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या RBI के पास जो भी केसेस आए हैं उन सारे केसेस को इसमें रेफर किया जाएगा, और बहुत सारी एजेंसीज जो हैं इसका पार्ट होंगी, ठीक है। अभी इतना ही सामने आया है, बाकी जब ये पैनल बन जाएगा, अभी फॉर्म्ड टू कॉम्बैट, ठीक है, अभी बन गया है, अभी जब इससे रिलेटेड जो भी न्यूज हमारे सामने आएगी तब हम उन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे जो नेक्स्ट है हमारा आर्टेमिस मिशन से ऑनवर्ड एंड मूनवर्ड, ठीक है। देखिए कितनी सुंदर तरीके से इस चीज को लिखा गया है, ऑनवर्ड आगे बढ़ना है, और किसकी तरफ बढ़ना है, मून की तरफ बढ़ना है, ऑनवर्ड एंड मूनवर्ड, मून की तरफ जाने हैं, ठीक है। अब यहां से आप पता लगा सकते हैं ये जो आर्टिकल, ये जो मिशन है आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस 2 मिशन जो है, ठीक है, आर्टेमिस 2 मिशन जो है ये किससे रिलेटेड है, मून से रिलेटेड है। लेकिन यहां पर एक कैच है, क्या कैच है, इस मिशन में हम मून पर लैंड नहीं करेंगे, नो लैंडिंग, ठीक है, मून के सतह पे हम जाएंगे नहीं, बस चक्कर लगा के आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक क्रूड मिशन होने वाला है, ठीक है। इसमें 4 लोग जाएंगे, ठीक है, इंसान जाएंगे 4, ये 4 लोग हैं, इनके नाम भी दिए हुए हैं, फोटो भी दी हुई है, एस्ट्रोनॉट्स जो हैं, ठीक है, ये सब नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्रूड मिशन होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इस मिशन में हम मून पे उतरेंगे नहीं, लैंडिंग मिशन नहीं है, उसके लिए आर्टेमिस 3 आएगा, जब हम अभी हम चेक करने चाहते हैं क्या फीजिबिलिटी है मून पे जाने की या नहीं है। तो आर्टेमिस 2 मिशन जो है मून के अराउंड जाने वाला मिशन बनने वाला है, और ये नासा का मिशन है, ठीक है, किसका मिशन है, नासा का। यहां से देखेंगे आर्टेमिस 2 पहला क्रूड मिशन है नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का, ठीक है। मून की विसिनिटी में हम जाना चाहते हैं अभी मून पे, लेकिन लैंडिंग नहीं करेंगे। इसमें जो रॉकेट यूज किया गया है स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, बहुत कम चांसेस है पूछने के, और ओरियन स्पेसक्राफ्ट यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है, ओरियन स्पेसक्राफ्ट। एस्ट्रोनॉट्स के नाम नहीं आएंगे, बस इतना आप याद रखिए। आर्टेमिस 2 जो मिशन है, आर्टेमिस 2 मिशन जो है, ये आर्टेमिस मिशन की जो श्रेणी है नासा के द्वारा जो चलाई जा रही है उसका एक पार्ट है। यहां पर हम मून के पास जाएंगे, मून की विसिनिटी में जाएंगे, लेकिन मून पर कोई लैंडिंग नहीं करेंगे, उतरेंगे नहीं मून पर। और इसमें 4 जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इसका पार्ट रहेंगे इस मिशन का, ठीक है। तो ये था आज के न्यूज़पेपर का पूरा पार्ट, पूरा एनालिसिस। होप आपको सारी चीजें समझ में आई हों। किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई शंका है, उसे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए और पूछिए। अगर वहां नहीं है तो प्लीज ऑफलाइन सेंटर विजिट कीजिए और उस अपने डाउट को क्लैरिफाई कीजिए, लेकिन डाउट्स मत रखिए अपने मन में, सीखते रहिए। अगर आप अपना फाउंडेशन क्लियर रखेंगे तो एग्जामिनेशन में इजी होगा, क्वेश्चंस भी क्लियरली आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।